फिर संजीव जी के का रुख करूंगा। बांग्लादेश के ढाका में सेना ने अब आर्मी ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। बांग्लादेश में सेना ने कई जगहों पर तैनाती बढ़ाई। ढाका में बख्तरबंद गाड़ियों में बांग्लादेशी सैनिक हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से निगरानी कर रही है बांग्लादेशी सेना। अब यूं ही नहीं बांग्लादेश की आर्मी सड़कों पर निकल आएगी, यानी वक़ारुज़्ज़मा के दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो या तो मोहम्मद यूनुस को पता नहीं है और या दोनों को ही ये चीज़ें पता हैं और ये सारी चीज़ें एक दूसरे की जानकारी में हो रही हैं, लेकिन समीकरण कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूज ज़्यादा कर रहे हैं, स्पष्टता थोड़ी सी कम दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त संजीव जी भी जुड़े हुए हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, शेख हसीना यूनुस के ऊपर बांग्लादेश को बेचने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन यह भी कहा जाता रहा है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर यहां पर काम कर रहे हैं, वो जो पिछली सरकार में था, यानी जो बाइडेन की सरकार में। फिर ट्रंप के ऊपर शेख हसीना क्यों ट्रंप को घेरे में ले रही हैं? ट्रंप का क्या रोल है? क्या नया एडमिनिस्ट्रेशन भी अमेरिका का वही काम कर रहा है जो जो बाइडेन का कर रहा था? थोड़ा सा समझाएं क्योंकि सिरे उलझ रहे हैं संजीव जी। देखिए राजीव जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, वो कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट के मोहरे बने हुए हैं। उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, उनको अवाम का भी कोई सपोर्ट नहीं है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि उनके पैरों की जो तले जो जमीन है वो लगातार खिसकती जा रही है। उनके जो सत्ता में जो दिन है वो गिनती के बचे हैं, उनको जाना ही होगा। और क्योंकि वो अपने दायित्वों का पूरी तरीके से जो निर्वहन है करने में, मैं कहूंगा कि टोटली वो फेल्योर रहे हैं, कंप्लीट फेल्योर रहा है। और ये बात बहुत स्पष्ट है। और इस बात को अब बांग्लादेश की जो आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमान, जो कि एक बेहद जिम्मेदारी भरे नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, विजनरी लीडर हैं, मिलिट्री लीडर हैं, और उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है। और यदि वो चाहते तो कब का टेक ओवर कर चुके होते बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के लोकतंत्र को बचाने की का उनका एक संकल्प है। और वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनी हुई थी वो वैसे ही चले जैसा कि शेख हसीना के समय में बनी हुई थी। बांग्लादेश कहीं पाकिस्तान न बन जाए, वहां की जमहूरियत सिर्फ दिखावे की जमहूरियत बन के न रह जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए जनरल वकारुज्जमान अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने ही, जनरल वकारुज्जमान की ही भूमिका थी कि बांग्लादेश में शेख हसीना सुरक्षित भारत आ पाई। यदि उन्होंने अपना टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया होता, शेख हसीना को सही समय पर हेलीकॉप्टर्स और सारी लॉजिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड कराई गई होती भारत आने की, और जाहिर है कि भारत ने अपने दरवाजे उनके लिए उस समय खोल दिए थे। वो हमारी मित्र है, उनके कार्यकाल के दौरान हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे, प्रगाढ़ रहे। तो ऐसे में जाहिर है कि जनरल वकारुज्जमान का एक जो इंटरवेंशन था वो शेख हसीना के जीवन को भी बचाने का था, और वो बांग्लादेश के लोकतंत्र को भी बचाना चाहते हैं। लेकिन ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि शांति का मुखौटा लेकर के पैरा ट्रूप हुए थे, कहीं से बाहर से लाके उनको बिठाया गया था, वो स्पष्ट है कि ये वहां के जो कट्टरपंथी हैं, जो बंगला और जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, सभी ने मिलकर के एक साजिश के तहत शेख हसीना को अब्जस्ट कराया था और इनको वहां पर बिठाया गया था। और ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है, ये गैर निर्वाचित सरकार है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये जनता की इच्छाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। और इसका बहुत ही सीमित दायरा है, बहुत सीमित मैंडेट था। एक वर्किंग अरेंजमेंट के तहत ये सरकार बनाई गई थी, और इनका काम ये था कि कानून और व्यवस्था बांग्लादेश में सुदृढ़ करें, जो हिंदू अल्पसंख्यकों पे और अन्य जो माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं उसको रोकें, कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और वहां पर जो ऐसा वातावरण बनाए कि जहां पे जल्द से जल्द वहां पे इलेक्शंस कराए जा सके। एक लेवल प्लेइंग फील्ड को तैयार करने का उनका काम था, जो कि उन्होंने नहीं किया है। और अगर कुछ किया है तो बड़े बड़े निर्णय एक गैर निर्वाचित सरकार विदेश नीति के संदर्भ में चाइना और पाकिस्तान जैसे विस्तारवादी और आतंकपरस्त राष्ट्रों के साथ, और पाकिस्तान के साथ उनका बेहद काला अध्याय है। और शोएब साहब इसके बारे में कितनी बार अपने क्रोध को व्यक्त कर चुके हैं। तमाम पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट आते हैं, हमने देखा है शोएब साहब की क्या भावना है, और उसी तरीके की भावना पूरी बांग्लादेश के लोगों की है, आम लोगों की है। वो पाकिस्तान से नहीं चाहते कि अपने संबंध सुधारें, और पाकिस्तान ने जो उनके ऊपर जुल्म सितम, बर्बरता, अत्याचार
उसके बारे में शब्द भी कम पड़ जाएंगे। कितना ज्यादा भयानक अत्याचार उन्होंने ढाहा था बांग्लादेश के लोगों पर पाकिस्तान की सेना ने। तो उसको सबको भुला करके आप जा करके उनसे गलबैयां कर रहे हो और आप किस आधार पे ये संबंध बढ़ाने जा रहे हो? आपको किसने ये अधिकार दिया है? उनको कोई अधिकार नहीं इस तरह के संबंधों को बढ़ाने का। विदेश नीति के संबंध में उनको निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये कोई अधिकार किसी को है तो वो बांग्लादेश की इलेक्टेड गवर्नमेंट को होगा। जब चुनाव वहां हो जाएंगे, जो भी सरकार वहां आएगी, चाहे वो कोई भी सरकार आए, वो निर्णय ले सकती है कि वो चाइना के साथ कैसे संबंध रखेंगे और पाकिस्तान के साथ कैसे रखेंगे, भारत के साथ कैसे रखेंगे। सब सारा जो निर्णय है वो बांग्लादेश की इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी। इस सरकार को कोई दायित्व नहीं, इसका अधिकार बनता है कि ऐसे निर्णय वो करे। लेकिन इन्होंने सारे विदेश नीति संबंधी निर्णय तो बड़े बड़े कर लिए, लेकिन जो मूल जो काम था वो तो किया नहीं। तो इसी वजह से आप देखिए राजीव जी कि जो बांग्लादेश की सेना के चीफ वकारुज्जमान साहब हैं, उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। गहरी नाराजगी व्यक्त की है। क्या कि 6 महीने से आपको हम देख रहे हैं, आपने कुछ भी करके नहीं दिखाया। और अभी तो इन्होंने बड़ा और भी साजिश रच डाली बांग्लादेश के खिलाफ। जाहिर है कि वो डीप स्टेट्स के और कट्टरपंथियों के इशारे पे कि एक रखाइन कॉरिडोर बनाने की तरफ बढ़ गई है। और जाहिर है कि बाहर की जो ताकतें हैं वो इनको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। विदेशी एक पासपोर्ट धारक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया है। और जाहिर है कि उन्होंने एक रखाइन कॉरिडोर ह्यूमैनिटेरियन नाम दे करके बनाया है, जिसको कि जनरल जमान ने कहा कि ये कोई ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ब्लडी कॉरिडोर है। और ये बांग्लादेश की जो संप्रभुता है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा। तो ये जो सारी स्थितियां हैं बहुत ही स्पष्ट है कि ये जो सरकार है वो अपने दायित्व में विफल साबित हुई है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं सेना का मूवमेंट, आप देख रहे हैं कि सेना एक्टिव हो गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि टेक ओवर तो नहीं करेंगे जनरल जमान, क्योंकि वो एक लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों में और व्यवस्था में विश्वास करने वाले नेता है। लेकिन वो इस मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार को कुछ आगे ऐसा नहीं करने देंगे कि जिसकी वजह से ये वहां के लोकतंत्र को और अधिक बिगाड़े। और यदि मोहम्मद यूनुस वहां पर चुनाव नहीं करा पाते हैं तो मेरा मानना है कि कोई अदर एक वर्किंग अरेंजमेंट वहां पर इमर्ज करेगा, सेना ही उसको कराएगी। इस अंतरिम सरकार को सेना नहीं बनाया। फिलहाल तो सर ऐसा लग नहीं रहा कि मोहम्मद यूनुस किसी चीज के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। शोएब भाई, जब शुरू में जब हालात बिगड़े थे, अगस्त की बात मैं कर रहा हूं, तब बीएनपी भी साथ थी, जमात भी साथ थे, वहां के लोग साथ थे। शेख हसीना की अवामी लीग को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, शेख हसीना बाहर चली गई, उनके लीडर कैद कर लिए गए। वकारुज्जमान तब भी साथ खड़े थे मोहम्मद यूनुस के। अभी चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। खालिदा जिया एक बड़ी लीडर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, शायद हाथ ना डाला जाए। शेख हसीना बाहर जा चुकी हैं। क्या वकारुज्जमान की जान खतरे में हो सकती है अगर वकारुज्जमान ऐसा कोई कदम उठाते हैं? क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो साफ कर चुके हैं वो हटने वाले नहीं है। राजीव भाई, सबसे पहले जो बात सबको जानना जरूरी है कि यूनुस इस जमाने की सबसे बड़ी फ्रॉड है, कॉन मैन है। ये जो ग्रामीण बैंक बनाया था, ये लेके पूरी के पूरी झूठी मक्कारी करके दुनिया को बेवकूफ बनाया। ही द फ्रॉड। दूसरी बात जो है, आप जो बात कह रहे कि वकारुज्जमान साहब ने चुनाव के बाद की, अभी यूनुस जो ही इज अ सीरियस थ्रेट टू बांग्लादेश नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। ये बंदा को देखे तो इलेक्शन तक इंतजार करने के कोई कारण ही नहीं। इलेक्शन अभी मिलिट्री इंटरवेंशन होगा नहीं,